फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या होता है? हमारे पास दो सर्कल्स रहेंगे। गिवन सर्कल्स जो है वो क्या है? ब्लू वाले सर्कल। ये ब्लू वाले सर्कल्स जो है वो गिवन है और इन दोनों के कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम इनके मान लेते हैं ए और बी। ओके, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले कितने सर्कल हो सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको एक चीज सिखा चुका हूँ कि दो पॉइंट से पास होने वाले सर्कल इनफाइनाइट हो सकते हैं और ये हमको बचपन से पता भी है। दो पॉइंट से पास होने वाले सर्कल इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी दो पॉइंट आ रहे हैं, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल इनफाइनाइट हो सकते हैं। उन सारे सर्कल की अगर आपको जनरल इक्वेशन लिखनी तो आप फैमिली ऑफ सर्कल से लिख सकते हैं S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल्स टू 0। ये इसका मतलब क्या हो गया? आपको S1 मतलब सर्कल 1 की इक्वेशन पता है, S2 मतलब सर्कल 2 की इक्वेशन पता है। आपने दोनों इक्वेशन को कंबाइंड करके एक लैम्डा बीच में कांस्टेंट रखा है। लैम्डा क्यों रखा है? क्योंकि फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स। मैं आपको एक चीज प्रूव कर देता हूँ कि जब आप पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट इस पूरी इक्वेशन में डालोगे, पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट डालोगे तो S1 भी जीरो हो जाएगा और S2 भी जीरो हो जाएगा, तो ओवरऑल इक्वेशन जीरो हो जाएगी। सेम विद पॉइंट बी डालोगे तो पॉइंट बी जो है S1 और S2 दोनों को सेटिस्फाई करता है, तो उसमें भी आपकी पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इतना तो तय है कि ये इक्वेशन पॉइंट ए और पॉइंट बी को सेटिस्फाई करती है। बस ये प्रूफ हो जाए कि ये वाली इक्वेशन भी सर्कल है, तो डेफिनेटली सर्कल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो हो गई, बाकी के सारे टर्म होंगे प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरी इक्वेशन में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, बाकी के बहुत सारे टर्म्स आएंगे। हमें लीडिंग टर्म से मतलब होता है, तो आपका लीडिंग टर्म क्या आ जाएगा? 1 प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर और 1 प्लस लैम्डा टाइम्स वाई स्क्वायर। बस जैसे ही आपको पता चलता है कि 1 प्लस लैम्डा और 1 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट है, तो आप बोल दोगे कि ये सर्कल की इक्वेशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया? ये है भी सर्कल और ये ए बी से पास भी कर रहा है। तो आप दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले वो तमाम इनफाइनाइट सर्कल्स, ये तो मैंने वन ऑफ द सर्कल्स बना रखा है, ये रेड वाला, दिस इज वन ऑफ द सर्कल्स। ऐसे आप बहुत सारे सर्कल बना सकते हो। टाइप 2 ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल में क्या होता है? हमारे पास एक सर्कल होता है और एक लाइन होती है। हर बार जब जब एक सर्कल एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी, दो पॉइंट मिलेंगे अपने को मैक्सिमम। उन दोनों पॉइंट से फिर से हजारों करोड़ों लाखों लाइंस पास हो सकती है। उन सब की कंबाइंड इक्वेशन लिखने का तरीका S प्लस लैम्डा एल हो जाएगा। अच्छा, आप ये भी लिख सकते थे लैम्डा प्लस, सॉरी, आप ये भी लिख सकते थे कि L प्लस लैम्डा एस इक्वल्स टू 0। L प्लस लैम्डा एस इक्वल्स टू 0, बट इस इक्वेशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। आप लैम्डा जो है वो सर्कल पे मत फंसाओ, वो L पर रखो ताकि आपको लीनियर वाली टर्म्स पर लैम्डा मिल जाए, है ना? तो जस्ट टू मेक इट इजी विल पुट लैम्डा ऑन लाइन। ठीक है, तो आपको वो तमाम करोड़ों लाखों सर्कल जो यहाँ से पास हो सकते हैं इन दोनों पॉइंट से, मैं ढंग से बना नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप लोग भावनाओं को समझ जाना, मैंने रेड वाला डॉटेड सर्कल बना रखा है। तो वो सारे सर्कल्स की इक्वेशन S प्लस लैम्डा एल इक्वल्स टू 0 होगी। नाउ टाइप 3 कहता है कि सर्कल्स पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स A एंड B, दो पॉइंट्स अपने पास A और B, उन दोनों पॉइंट्स के अलावा कुछ भी नहीं दिया है आपको, तो दो पॉइंट आपको गिवन है ना, आप हमेशा दो पॉइंट की मदद से एक सर्कल तो बना ही सकते हो। इसको डायमीटर मान के आप एक सर्कल की इक्वेशन जरूर लिख सकते हो। तो हमने एक सर्कल खुद से क्रिएट कर दिया दो पॉइंट की मदद से, और दो पॉइंट की मदद से एक लाइन तो हम क्रिएट कर ही सकते हैं जस्ट बाय जॉइनिंग देम। अब ये टाइप 2 जैसा हो गया। अब आपका क्वेश्चन जो था पहले क्या था कि टू गिवन पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की फैमिली। अब आपका क्वेश्चन हो गया कि टू गिवन पॉइंट्स नहीं, एक सर्कल और एक लाइन, एक सर्कल और एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ये है, यहां से पास होने वाले सर्कल कितने हो सकते हैं? अगेन S प्लस लैम्डा एल इक्वल्स टू 0। लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे मैंने लिख के बताया आपको, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। और सर्कल की इक्वेशन डायमेट्रिकल फॉर्म में हम लिखेंगे इस तरह से, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था। अच्छा, लास्ट वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है जेई मेंस में, और एडवांस में ज़्यादा क्वेश्चंस इससे नहीं आए हैं लेकिन मेंस में काफ़ी आए हैं। तो इसको एक बार आप देख लीजिए। कभी भी आपको ऐसा दिया जाए कि एक लाइन है और उस लाइन पर रखा हुआ एक खूबसूरत सा पॉइंट है जो अपने को पता है, जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता है। अब एक सर्कल इस पॉइंट से अगर गुजर रहा है, पहली बात तो इस पॉइंट से हजारों सर्कल गुजर सकते हैं, उन सबकी इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो फैमिली से ही आप लिखेंगे। देखिए, हर बार जब भी आपको फैमिली लिखना हो तो आपको एक सर्कल और एक लाइन पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको लाइन जरूर पता है बट सर्कल नहीं पता है, लेकिन अगर अपन गौर से देखेंगे तो हमें सर्कल भी पता है। कौन सा? जो पॉइंट है उसी को अपन पॉइंट सर्कल मान लेंगे। ये पॉइंट जो है इसको अपन पॉइंट सर्कल मान लेंगे।
पॉइंट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसका सेंटर ये पॉइंट खुद हो जाएगा और रेडियस उसका 0 हो जाएगा। उसकी इक्वेशन आप क्या लिख सकते हो, x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट का स्क्वायर, और रेडियस दिख रहा है 0 स्क्वायर। तो आपने क्या करा, खुद से एक सर्कल बना दिया और एक लाइन दी हुई थी। अब ये टाइप 2 जैसा हो गया। टाइप 2 क्या था, एक सर्कल और एक लाइन था, s प्लस लैम्डा एल। सेम कैन बी डन हियर। आप ये पॉइंट को एक सर्कल ही मान सकते हो 0 रेडियस का, तो ये बन जाएगा s प्लस लैम्डा एल इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पे लैम्डा निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो दिया होगा क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ डेटा दिया होगा लैम्डा निकालने के लिए कि वो सर्कल जो है डॉटेड, मान लो आपको दे दिया कि वो ओरिजिन से भी पास करता है, तो ओरिजिन 0,0 उसको सेटिस्फाई करेगा, तो पुट कर दो, लैम्डा आ जाएगा। या उसका रेडियस गिवन होगा, या उसका एक्स इंटरसेप्ट या उसका वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा। ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ टेंजेंट्स। टाइप्स ऑफ टेंजेंट्स हम देखते हैं। सबसे पहला टाइप्स ऑफ टेंजेंट में आता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। देखिए भाई, डायरेक्ट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को अपन एक्सटर्नल भी बोलते हैं और इंटरनल भी बोलते हैं। कभी भी अपने पास दो सर्कल्स आते हैं तो उन दोनों सर्कल्स में आप कितने तरीके से टेंजेंट बना सकते हो जो दोनों पर कॉमन हो, वो आपका सवाल है। अब डिपेंड करता है कि सर्कल की पोजीशंस कैसी है। मान लो सर्कल दूर दूर है तो वी कैन फॉर्म टू कॉमन टेंजेंट्स इस तरह से एंड टू कॉमन टेंजेंट इस तरह से, है ना। वो मैंने यहाँ पे ढंग से बना रखा है फिगर में, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों टेंजेंट में से एक डायरेक्ट और एक कॉमन है। उसका सिंपल सा तरीका है जानने का, आप बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा। पहला तरीका ये है, एक ही तरीका है वैसे, कि आप टेंजेंट को ध्यान से देखो। मान लो आपने ब्लू वाले टेंजेंट को ध्यान से देखा, है ना, ऊपर वाला ये ब्लू वाला टेंजेंट है, इसको आपने ध्यान से देखा और इसके रेस्पेक्ट में दोनों सेंटर को देखो, सेंटर 2 सेंटर 1। क्या दोनों सेंटर सेम साइड पर लाई कर रहे हैं? यस, दोनों के दोनों सेंटर नीचे की तरफ लाई कर रहे हैं, है ना। इस टेंजेंट के लिए दोनों नीचे की तरफ है, तो इसको अपन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलेंगे। और ये वाले टेंजेंट में भी अगर आप देखोगे कि दोनों सेंटर्स जो है वो इसके भी ऊपर है और इसके भी ऊपर है, तो सेम साइड हुआ ना फिर से, तो ये डायरेक्ट हो गया। अगर आप रेड वाले टेंजेंट को देखोगे तो रेड वाले टेंजेंट के रेस्पेक्ट में एक सर्कल, एक का सेंटर ऊपर है और एक सेंटर जो है वो नीचे है ना। एक सेंटर ऊपर है और एक नीचे, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो आप क्या बोल दोगे कि ये डिफरेंट साइड्स है या अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं सेंटर्स, तो आप बोल दोगे इसको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये भी ट्रांसवर्स हो गया। इस तरह से 4 टेंजेंट बन सकते हैं कॉमन, जिसमें से 2 टीसीटी होंगे, 2 डीसीटी होंगे और 4 टोटल होंगे। क्लियर हो रहा है? अच्छा, तो पता कैसे लगाएंगे सर कि अपने पास टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैसे? अगर आपको इक्वेशन गिवन है सर्कल्स की, तो आपको ये सेंटर का कोऑर्डिनेट पता होगा, है ना, और दोनों का रेडियस भी पता होगा। तो अगर दोनों सर्कल्स वाइड अपार्ट है, वो दोनों सर्कल ना तो टच कर रहे हैं, ना तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ना तो टच कर रहे हैं, तो क्या होगा, कंडीशन ये होगी कि C1 C2 के बीच की जो दूरी आ जाएगी वो रेडियस 1 प्लस रेडियस 2 की दूरी से ज्यादा होगी, है ना। उसके लिए अपन केस 2 को समझते हैं। वेलकम बैक टू केस 1। केस 2 में क्या होता है, दोनों सर्कल एक्सटर्नली चिपके हुए हैं, मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर टच कर रहे हैं तो 3 टेंजेंट कॉमन बन सकते हैं। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा रेड वाला। रेड वाला ट्रांसफर्स है क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में दोनों सेंटर अगल बगल है, ऑपोजिट साइड है, एक लेफ्ट है एक राइट है। और ये ब्लू वाला जो है उसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो सेम ऊपर वाले जैसा है, दोनों सेंटर नीचे और यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में दोनों सेंटर ऊपर। तो ये दोनों अपने पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हुए और ये रेड वाला ट्रांसफर्स हुआ, टोटल 3 हो गए। इसमें कंडीशन क्या लग जाएगी कि सेंटर के बीच की जो दूरी है वो रेडियस 1 प्लस रेडियस 2 के बराबर है। ये समझ में आ रहा है? C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 के बराबर है। अगर मैंने इस सर्कल को थोड़ा सा भी दूर किया, है ना, थोड़ा सा भी दूर किया, तो C1 C2 की जो दूरी है वो R1 प्लस R2 से बड़ी हो जाएगी अब, है ना। समझ में आ रहा है आपको? और अगर मैंने थोड़ा सा भी पास किया इसको, इस सर्कल को थोड़ा सा भी पास किया, तो C1 C2 की जो दूरी है वो R1 प्लस R2 से छोटी हो जाएगी। ये नेक्स्ट केस हो जाएगा। तो आपको कॉमन सेंस लगाना बेटे। अगर आपने सर्कल को दूर किया तो C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 से बड़ा हो जाएगा। और अगर आपने सर्कल को पास किया, मतलब अंदर कर दिया थोड़ा सा, तो C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 से छोटा हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, थर्ड केस में ये एक एडिशनल केस आता है, उसके बारे में अपन देखेंगे। बट थर्ड केस में आप ये इस वाली चीज को अगर भूल जाए कंडीशन को, तो टेंजेंट तो मैं निकाल ही सकता हूँ। मैं 2 से ज्यादा टेंजेंट नहीं बना पाऊंगा। एक टेंजेंट डीसीटी, दूसरा भी डीसीटी। ट्रीसीटी यहाँ पे बनेगा ही नहीं। आप करके देख लीजिए कोशिश, नहीं बनेगा। और दोनों डीसीटी क्यों है उसका रीजन अपने को पता है, क्योंकि दोनों सेंटर्स जो है उसके रेस्पेक्ट में
सेम साइड पर लाई कर रहे हैं, तो उसका मैंने यहाँ पे डेटा लिख रखा है। अच्छा, और मैंने आपको क्या समझाया था कि चलिए वो अपन आगे देखते हैं। अगर सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं तो कंडीशन जो रहेगी वो अपन देखते हैं, टेंजेंट एक ही बनेगा और वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में सेंटर दोनों की दोनों लेफ्ट साइड है। दिख रहा है आपको, दोनों सेंटर लेफ्ट साइड है, तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बन गया आपके पास, टोटल वन टेंजेंट। इसकी कंडीशन काफी आसान है। अगर आप इसकी कंडीशन निकालना चाहो तो सेंटर 1 और सेंटर 2 के बीच में जो दूरी होगी ये वाली, ये दूरी होगी दोनों रेडियस का डिफरेंस, रेडियस 1 माइनस रेडियस 2, ये वाली दूरी आ जाएगी आपके पास, रेडियस 1 माइनस रेडियस 2, है ना। और मैंने मॉड इसलिए लगाया क्योंकि गलती से आपने छोटे माइनस बड़ा कर दिया तो नेगेटिव आ जाएगा, तो उससे बचने के लिए आपने मॉडुलस लगा दिया। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज ध्यान से देखो, अब ध्यान से समझना है ना। अगर ये C1 C2 की जो दूरी है ये R1 माइनस R2 से भी छोटी हो गई, उससे भी छोटी हो गई अगर, तो सर्कल ना सर्कल के अंदर आ जाएगा। जो छोटू सर्कल है वो बड़े सर्कल के अंदर आ जाएगा। आप इसको आराम से इमेजिन कर सकते हो, दोनों सेंटर के बीच की जो दूरी है वो और कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट कंडीशन जो है हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर सर्कल एक सर्कल को कंटेन करता है तो उन दोनों के सेंटर्स के बीच की जो दूरी है वो रेडियस 1 माइनस रेडियस 2 के बराबर होती इस केस में, लेकिन इस केस में और छोटी हो जाएगी, है ना। फील करके देख लो आप, ये डिस्टेंस जो है जितना C2 को आप नजदीक लाओगे ये डिस्टेंस और छोटा होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अगर आप अंदर घुसा दोगे इस सर्कल को तो वो कंटेन कर लेगा, और कंटेन करने की कंडीशन क्या हो जाएगी कि C1 C2 इज लेस देन R1 माइनस R2। तो दो चीज मेरे को समझ में आई है कि अगर सर्कल कंटेन करता है दूसरे सर्कल को तो कंडीशन होती है C1 C2 इज लेस देन R1 माइनस R2। ओके, और इस केस में जीरो टेंजेंट्स आएंगे कॉमन, तो ना ही TCT ना ही DCT, कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, तो थर्ड कंडीशन पे आते हैं अपन। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि अगर सर्कल को अंदर घुसाना है तो C1 C2 को R1 माइनस R2 से छोटा होना पड़ेगा, है ना। अच्छा, ये वाला पार्ट तो अपने को समझ में आ गया था कि C1 C2 विल बी लेस देन R1 प्लस R2। ये समझ में भी आता है क्योंकि भाई दूर कर दोगे अगर तो R1 प्लस R2 से बड़ा हो जाएगा सेंटर का डिस्टेंस, और अगर अंदर करते हो तो छोटा हो जाएगा। बट इतना भी अंदर मत कर देना कि सर्कल कंटेन करने लग जाए। अपने को ये वाला जो सर्कल है इसको इतना भी अंदर नहीं करना है कि वो उसको कंटेन कर जाए। तो एकदम इतना भी अंदर नहीं करने की कंडीशन क्या होगी वो अपन देखेंगे। आप सबसे पहले देखो अंदर करने की कंडीशन क्या है कि C1 C2 लेस देन R1 माइनस R2 हो जाए। तो बस अपने को इतना ध्यान रखना है कि C1 C2 जो है वो R1 माइनस R2 से छोटा ना हो। तो C1 C2 जो है वो R1 माइनस R2 से मैंने बड़ा रखा है ताकि एकदम कंटेन भी ना कर जाए, और R1 प्लस R2 से छोटा रखा है ताकि दोनों इंटरसेक्ट करें। बड़ा रखने पे तो दूर दूर हो जाते हैं, दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी अगर R1 प्लस R2 से बड़ी है इस तरह से, तो इसका मतलब दे आर दूर दूर, छोटी है तो मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग। और ध्यान रखना कि इतनी भी छोटी ना हो कि R1 माइनस R2 से भी छोटी आ जाए, तो मेक श्योर कि R1 माइनस R2 से बड़ी रहेगी। इस कंडीशन को आप जो है ध्यान भी रख सकते हो, याद भी रख सकते हो। इस कंडीशन से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, वैसे तो सारी कंडीशंस आपको आराम से याद रखने में दिक्कत नहीं जाएगी, थर्ड कंडीशन इंसान भूलता है तो इसको आप याद रख सकते हो। ठीक है। अच्छा, लेंथ ऑफ TCT एंड DCT। देखिए मैंने इनका डेरिवेशन लिखने की कोशिश करी है, अगर आपको डेरिवेशन समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है बस इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने, तो DCT की लेंथ आ गई। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होता है उनकी लेंथ निकालना है अपने को। तो DCT की लेंथ आती है और TCT की लेंथ आती है ना। दोनों फॉर्मूले में क्या चीज बस डिफरेंस है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। एक बहुत ही देसी सी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। TCT वाले फॉर्मूले में प्लस का सिंबल आ रहा है ना। देखो मैं कैसे याद रखता था कि T जो है वो प्लस जैसा दिखता है, तो TCT वाले फॉर्मूले में प्लस का सिंबल आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। आप देख लो ऊपर डी स्क्वायर सेम है, R1 माइनस R2 का स्क्वायर सेम है, बस बीच में प्लस है। तो DCT में TCT में प्लस आएगा और DCT में माइनस आएगा, है ना। एक और तरीका भी था कि D मतलब डिफरेंस होता है तो मैं उसको माइनस बोल देता था, बट आपको एक चीज याद रख लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको दोनों कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। ये काफी इजी है अगर आप एक बार में समझ पाए तो। बस फंडा आपको ध्यान रखना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इन दोनों की अगर आपको इक्वेशन निकालनी, सबसे पहले अपन ने क्या निकाला था, सबसे पहले अपन ने निकाला था कि कितने रहेंगे DCT TCT, फिर निकाला उनकी लेंथ क्या रहेगी, अब उनकी इक्वेशन निकाल रहे हैं अपन। बस इसके अलावा अपने को DCT TCT के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है।
अब इनकी इक्वेशन निकालने का तरीका क्या है, ये ब्लैक वाली जो टेंजेंट्स है वो दोनों में कॉमन है एंड दे आर बोथ डायरेक्ट, है ना, क्योंकि भाई डायरेक्ट मैंने आपको निकालना सिखाया है। अब क्या होता है, दोनों टेंजेंट कुछ पी पॉइंट पर मिलेगी। अच्छा, ये पॉइंट पी जो है ना, इसका कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा तो मैं आराम से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दूंगा। कैसे, मैंने आपको बताया था, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डालना तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y माइनस एक्सटर्नल पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और स्लोप आप इमेजिन कर लो, खुद से अज्यूम कर लो x माइनस x1, फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाया, काम हो गया अपना। बस ये p का कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो देखो मैंने क्या बोला कि ये वाला जो ट्रायंगल है आपके सामने, ट्रायंगल का नाम फटाक से रीड करना, ACI-P, रीड करा आपने। अच्छा, ये वाला जो ट्रायंगल है ACI-P, ये वाला ट्रायंगल ACI-P इट इज सिमिलर टू ये बड़ा वाला ट्रायंगल PBC2, दिखा आपको। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसमें मैंने साइड्स का रेशियो लिखा कि ये PC1 अपॉन PC2 विल बी इक्वल टू R1 अपॉन R2, ठीक है। दोनों ये रेशियो दोनों बराबर हो गए, तो यहां से मुझे पता चला कि C1P अपॉन C2P इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। इसका मतलब क्या हुआ, C1P अपॉन C2P इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का मतलब ये हो गया कि कोई भी पॉइंट है अपने पास, दो C1 C2, इनके कोऑर्डिनेट पता है अपने को, और एक पॉइंट P है जो कि इनको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, R2:R1 रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, सेक्शन फॉर्मूला से आप इसका निकाल सकते हो, एक्सटर्नल डिवीजन से। P का कोऑर्डिनेट आ गया अगर आपके पास, तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखे y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप मान लो कुछ भी x माइनस x1, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कोई भी एक सर्कल को चूज करके लगा लो। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पता है ना, सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर m आ जाएगा, m की वैल्यू 2 ही आएगी हमेशा, है ना, अगर एक आती है तो दूसरा इंफिनिटी हो जाएगा। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। ये जो पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, दैट विल डिवाइड C1 एंड C2 इंटरनली इन द रेशियो ऑफ R1:R2, रेशियो सेम रहेगा। तो ये जो पॉइंट P है, यहां पर C1 और C2 को इंटरनली डिवाइड करता है, किस रेशियो में, R1:R2 रेशियो में। सेक्शन फॉर्मूले से P निकाल डाला अपन। तो आपको फंडा क्या याद रखना बच्चों, मरते दम तक ये भी याद रह जाएगा कि अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है तो बाहर इंटरसेक्ट करेगा, मतलब एक्सटर्नल डिवीजन, रेशियो क्या है, R1:R2, समझ में आ रहा है। अच्छा, और अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है तो इंटरनल डिवीजन, और रेशियो क्या है यहाँ पे, R1:R2, सेम रेशियो है, समझ में आ रहा है। अच्छा, मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि ऐसे पॉइंट्स जो कि एक लाइन को इंटरनली डिवाइड करते हैं और एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं सेम रेशियो में, तो उसको अपन हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट P और ये वाला पॉइंट P, इसको आप 2 सेकंड के लिए Q बोल दो, तो ये PQ एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी, क्योंकि एक एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक इंटरनली, और रेशियो सेम है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई इन द क्वेश्चन, मैंने अंग्रेजी में वही लिखा है कि आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखो स्लोप अज्यूम करके, फिर अप्लाई द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू फाइंड m। क्लियर है। चलिए, डायरेक्टिकल एक्सिस की बात करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।